नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, राजनीतिक गलियारों में इन दिनों ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण भी आपको बताता चलूं कि कल गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जब अपने बिल पर बातचीत की, बहस का जवाब दिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने गलती नहीं, ब्लंडर्स किए हुए हैं। और ब्लंडर्स में उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से सीज फायर किया गया और बिना आवश्यकता से यूनाइटेड नेशन में जा करके कश्मीर मुद्दे को रखा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। अभिजीत जसरोटिया, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। अभिजीत जी, स्वागत है आपका। और जगदीप सिंह, कांग्रेस के सीनियर नेता। जगदीप जी, आपका भी स्वागत है। क्योंकि कटाक्ष आप पे है, शुरुआत आपसे ही करनी चाहिए। क्या बड़ा लाजमी था, क्या बहुत ही लाजमी था कि यूनाइटेड नेशन में जाया जाता? और भारतीय सेना जब जीत रही थी तो उस वक्त सीजफायर करने की क्या जरूरत थी? बीजेपी का यह आरोप है, बीजेपी का यह तर्क है कि पीओके नाम की कोई चीज ही ना होती अगर उस वक्त सीजफायर का ऐलान नहीं किया गया था। विनोद जी, आभार आपका। एक बड़ी शाश्वत सच्चाई मैं बता दूं आपको कि आज जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हमने देखी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, एक तरह का उनका ये चिरपरिचित अंदाज बन चुका है कि जब कभी कश्मीर का मामला आए तो नेहरू जी का नाम बीच में लेकर कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। लेकिन विनोद जी, मैं आपको एक चीज बड़ी साफ गोई से बता दूं कि जो इतिहास है वो बदलता नहीं है, और इतिहास के तथ्य और साक्ष्य इस बात को बड़े स्पष्ट तौर पर इंगित करते हैं कि ये जो समूचा मामला है कश्मीर का, जिसको लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हैं, बार बार उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल, कश्मीर की हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। नहीं विनोद जी, मुझे 2 से 3 मिनट दीजिएगा, ताकि क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है और आज अगर हम इस पर चर्चा करने बैठे हैं तो महज 3 से 4 मिनट में मैं अपनी बात रखूंगा, जिसके बाद स्थिति बिल्कुल पारे की मानित साफ हो जाएगी। जी। सबसे पहली बात, जब कभी कश्मीर की हम बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा उन 4 से 5 बहुत अहम किरदारों को, जिनका एक बहुत बड़ा रोल, बड़ी भूमिका रही, जिसमें सबसे पहले हमारे महाराजा हरि सिंह जी आते हैं। तदोपरांत उनके प्रधानमंत्री तत्कालीन रामचंद्र काक साहब है। इसके साथ साथ लॉर्ड माउंटबेटन का तो जिक्र आता ही आता है, और तदोपरांत सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जब हम इन 4 या 5 किरदारों को, जिसमें अंत में मैं नेहरू जी को रखना चाहूंगा, शेख अब्दुल्ला पे जब हम बात करेंगे तो बात और लंबी हो जाएगी। मुझे लगता है इन 4 पे ही मैं बात करके बात पूरी कर दूंगा। देखिए, सबसे पहला आरोप ये लगता रहा है कि नेहरू जो है वो चाहते नहीं थे कि कश्मीर का प्रभार जो है वो सरदार जी को दिया जाए, यद्यपि ये झूठ है पहला। दूसरी बात, सरदार पटेल जो हैं उनको सलाम है, उनकी जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मुल्क को जोड़ा। मैं एक छोटे से किस्से से बताता हूं कि सुबह ब्रेकफास्ट पे जब लॉर्ड माउंटबेटन उनको एक दिन बुलाते हैं तो टोकरी में बहुत सारे सेब रखे हुए थे। तो वो इशारों में पूछते हैं कि आप कितने सेब लेंगे? तो उनका जवाब था, मैं पूरे 560 लूंगा। जिसके बाद लॉर्ड ने यह कहा कि अगर 2-4 गले हो तो उन्होंने कहा मैं छोड़ भी सकता हूं। तो हकीकत यह है, इतिहास इस बात का गवाह है कि सरदार साहब के जहन में कश्मीर को लेकर 2 बातें थी। पहली कि यह एक मुस्लिम बहुल इलाका है, ये एक बड़ी बात थी। दूसरा, उनके जहन में उस वक्त, चाहे हम फिर बात कर ले जूनागढ़ की या हैदराबाद की, क्या वो बड़ी मुस्लिम बहुल नहीं थे? वो भी मुस्लिम, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल आता हूं उस बात पे। लेकिन जब हम इसका भौगोलिक परिस्थितियों को देखते, सरदार साहब गलत नहीं थे अपनी जगह, उनके ऊपर पहले ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ये नेहरू थे, इतिहास में ये दर्ज है कि उन्होंने खत लिखकर जब कबायली हमला होने वाला था तो सरदार साहब को बताया भी था। अब दूसरी बात जिसके ऊपर ये सारा प्रकरण घूमता है कि सीज फायर जो है उसको क्यों जल्दी कर दिया। जनाब, 1 साल 3 महीने लड़ाई चली है, और आप मुझे बताइए, महाराजा साहब के बारे में भी ये बोलते हैं कि वो तो भारत के साथ आना चाहते थे। यद्यपि सच्चाई ये है कि उन्होंने स्टैंड स्टिल का जो है वो प्रावधान रखा था, और वो एक तरह का डोगरिस्तान चाहते थे। तो ये इतिहास को तोड़ मरोड़ के अपने लिहाज से, ताकि कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचे, और वो भी देश की संसद के अंदर, ये मैं समझता हूं ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इतने बड़े और वरिष्ठ पद पर आसीन है, ये सही नहीं है। देश के साथ भी धोखा है और इतिहास के साथ भी छेड़छाड़। अभिजीत जी, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया आपने,
और 1 साल 3 महीने तक ये जंग चली है। देखिए विनोद जी, एक बात ये है, वो कहते हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। अब वो खता जिन्होंने उस लम्हों पे की होती है, शायद उन्हें समय का या समय की उस समय संवेदनशीलता का पता नहीं होता, और इमेच्योरिटी कह लें या पक्षपात कह लें, दोनों चीज़ों के अंदर कोई परहेज नहीं है ये दोनों लफ्ज़ यूज़ करने में मुझे। हम अगर उसके इतिहास में जाएं तो सबसे पहले ये चीज़ होगी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, सबसे पहले, अभी 1 महीना ही हुआ था हमें आज़ादी हुए, तो 1 महीने के अंदर अंदर अगर कोई यूनाइटेड नेशन में पहुंचता तो नेहरू जी पहुंचते, जो सबसे बड़ी ब्लंडर थी। मुझे लगता है इससे बड़ी गलती और कोई नहीं होगी कि मसला कोई था ही नहीं, बात कुछ नहीं थी। एक राजा जिसका अपना राज था और अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से उसने हिंदुस्तान के साथ मिलना था। इस कश्मीर को जानबूझ के एक ऐसी चीज़, एक टग ऑफ वार बनाया गया, और उसके बाद जब पाकिस्तान की नज़र गई, आपके यूनाइटेड नेशन पे जाने के बाद ही ये सब कुछ शुरू हुआ। इस चीज़ को हमें गौर फरमाना चाहिए जब आप बात करते हो ये ऐसी चीज़ क्यों की गई। उसके बाद चलें, आपने ये एक गलती की, दूसरी गलती मैं आपको गिनाता हूँ इनकी। अब दूसरी गलती ये होती है कि भारत की फौज यहाँ पर आ जाती है। भारत की फौज पाकिस्तानी को, कवालियों को, जो कि डिस्गाइज्ड एज पाकिस्तान आर्मी थी और वो ट्रेंड सोल्जर थे जो वहां पर आए थे, उन सारे के सारे लोगों को खदेड़ता हुआ हिंदुस्तान की फौजें बड़ी दूर तक ले गई थी। और वहां पर जो है नेहरू जी ने किसको खुश करने के लिए, पाकिस्तान को खुश करने के लिए या शेख अब्दुल्ला जी को खुश करने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें परोस कर प्लेटर में पाकिस्तान को दे दी, जिसके अंदर मैंने कहा कि वही लम्हों की गलतियां थी जिसकी सज़ा हमने आज तक पाई। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे बड़ा एक नाइंसाफ़ी, मैं कहूँगा सबसे बड़ा जुल्म, और अगर आप कहो तो गुनाह अजीम जो किया गया उस समय, चंद लोगों के अपने जाति मफाद को लेकर, चंद लोगों की सिर्फ अपनी सियासत को लेकर जो काम किया गया, मीरपुर मैसेकर। मीरपुर जो हमारी फौजें थी, केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर भारत की फौजों को रोक दिया गया था। भारत की फौजें सक्षम थी कि वो मीरपुर के साथ आगे का इलाका भी लेकर जाते, और मीरपुर के लोग उस समय पूरी इंतजार करते रहे पूरी रात भारत की फौज का, कि भारत की फौज आएगी और हमें इन कवालियों से, पाकिस्तान की आर्मी के एट्रोसिटीज से बचाएगी। और आपको बताना चाहता हूं, मुझे बात करते भी दुख होता है, आंसू आ जाते हैं अगर हम ऐसी बात करते हैं। 100 बच्चियां थी जिन्होंने अपने गले के अंदर फंदा टांगा और वो कुएं के अंदर कूद गई, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी का और कवाली का आपस में जन जर करके एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंदर के जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो कवाली ले जाएंगे और जो उस एरिया है, जो लैंड है, वो पाकिस्तान ले जाएगा। इस तरह की घटिया मानसिकता उसमें पाकिस्तान की और कवालियों की रही है। जब आप ऐसी बात सोचते हैं तो आपका रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बात सोचकर। अगर आप उस मंजर को, एक तरफ मैं चाहूंगा ये हमारे जगदीप जी भी उस मंजर को अपनी आंखों के आगे लाएं कि एक गांव, एक टाउन, जो बेचारा पूरे का पूरा क्योंकि वहां पर एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग रहते थे, उन लोगों ने जब अपने आप को कितना असहाय पाया होगा कि यहां पर पाकिस्तान की आर्मी है, वहां पर कवाली है, हमारी बच्चियां भी सेफ नहीं है। और गैरत देखिए उन बच्चियों की जिन्होंने अपने गले में फंदे डालकर अपने आप को मारना कबूल किया, ना कि इन कवालियों के हाथ में वो चली जाती। और किसी के मन में इतना सा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि शेख साहब नहीं चाहते थे कि नॉन स्पीकिंग कश्मीरी स्पीकिंग एरिया को मिलाया जाए हिंदुस्तान के साथ। इस षड्यंत्र के चलते जो आपने किया हुआ है वो गुनाह नहीं, गुनाह अजीम है, जिसकी सजा आज आप भुगत रहे हो। क्योंकि देर सवेर हो इंसाफ होता है, और आज इंसाफ हुआ है उन लोगों के साथ। अभी इंसाफ होना बाकी है, अभी अधूरा इंसाफ हुआ है। जिस दिन ये मीरपुर सारे का सारा एरिया इसी हिंदुस्तान का इलाका बनेगा, तो मैं कहूंगा उसी दिन लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी, उन बच्चियों को श्रद्धांजलि होगी जब हिंदुस्तान की फौजें तिरंगा जो है मीरपुर और पीओजे के बाकी इलाकों में लहराएंगी। जी अभी जी जगदीप जी, अब सवाल ये उठता है कि ये सीधा और तीखा सवाल है कि जरूरत क्या थी यूनाइटेड नेशन में जाने की। अब देखिए, इन्होंने बताया कि मीरपुर में किस तरीके से आर्मी, इंडियन आर्मी का इंतजार हो रहा था, और बच्चियों ने, 100 से ज्यादा बच्चियों ने अपनी आत्महत्या कर ली। विनोद जी, मैं रखूं बात अपनी? हाँ जी। पहली तो बात ये, मैं अभिजीत जी भाई हमारे, इनको ये बता दूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर खुद भी एक रिफ्यूजी हूँ। देवा बटाला हमारा इलाका था। फिर चाहे बात हमीरपुर की हो, बंगाली की हो, नंदपुर की हो, मेरे पूर्वजों ने, मेरे पुरखों ने वो सुर्ख और स्याह जो लहू से लबरेज दौर है वो देखा है। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर इससे बड़ा मसाकार
सिर्फ और सिर्फ सत्तासीन होने के लिए कुछ एक मैं समझता हूँ उस वक्त के जो राजनीतिज्ञ थे, जिनके ऊपर आरोप तो जरूर लगते रहे, लेकिन उसमें खास तौर से मैं जिन्ना साहब का नाम लूंगा, एक बड़ी दिक्कत बनी। लेकिन पहले हम इस मुद्दे पे आ जाएं जिस पे बार बार ये जिक्र कर रहे हैं। एक तो इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया इंडियन आर्मी पर। मैं यहाँ ये बता दूं, हमें भूलना नहीं चाहिए सेवियर ऑफ कश्मीर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की उस कुर्बानी को, उस बलिदान को। दूसरी बात, बार बार जब ये बात होती है, आज मैं कुछ चीजें इस मंच से विनोद जी स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो सबसे पहली बात, नेहरू जी थे कौन? कोई डिक्टेटर थे? प्रेसिडेंट थे? ही वॉज एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और उस कैबिनेट में जिसकी ये मंजूरी के साथ सारी फैसले लिए गए, उसमें अभिजीत भाई की जानकारी के लिए बता दूं, ये भी नेहरू जी का बड़प्पन था कि 5, जैसे मैंने पिछली मर्तबा भी कहा, उन 5 लोगों को भी शुमार किया गया, इतने बड़े जनादेश के बावजूद भी, जिनका कोई लेना देना कांग्रेस के साथ नहीं था। हिंदू महासभा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, अंबेडकर साहब भी थे, और तो और सरदार साहब भी थे। तो पहली तो बात, ये नेहरू जी पे जब ये सवाल खड़ा करते हैं, इसे समझना होगा। दूसरी बात, ये बार बार यूएन की बात करते हैं। फिर देखिए, एक जहां पे झूठ इन्होंने और बोला कि महाराजा विले चाहते थे। देखिए, इतिहास को आप कितना तोड़ेंगे। महाराजा डोगरिस्तान चाहते थे, जिसमें हिमाचल का कुछ हिस्सा और बाकी गिलगित बाल्टिस्तान को जोड़ के, जो उन्हीं के खजाने से जिनको तनख्वाह जाती थी। लॉर्ड नहीं चाहता था, ये एक सच बात है। ये नेहरू जी का एक वो दृष्टिकोण था, दूरदर्शिता वाला दृष्टिकोण था कि पटेल साहब जो कि उधर व्यस्त थे बाकी की रियासतों को संभालने में, नेहरू जी ने पत्र भी लिखा, और उसके बाद जब वो स्थिति बनी, जब महाराजा हरि सिंह जी के पास कोई उस वक्त ऐसा ऑप्शन था भी नहीं, और जब कवाली ये तय करके आए कि शाम की चाय वो जो है वो कश्मीर में पिएंगे, तो उस वक्त फौजी बूट 26 अक्टूबर को ये विले पत्र पे हस्ताक्षर होते हैं। 27 अक्टूबर को हमारी सेना जो है वो यहां पहुंचती है। तो बार बार यूएन का जिक्र करना, आज मैं एक चीज बता दूं, आप अंदाजा लगाइए, परिकल्पना कीजिए, अगर उस वक्त स्टैंड स्टिल पर नेहरू जी समझौता कर लेते, या उस वक्त की तत्कालीन सरकार कर लेती, तो आप सोचिए यूएन में हमारी क्या स्थिति होती। तब तो पाकिस्तान और कश्मीर 2 अलग अलग देश गिने जाते, और भारत को एक तरह से बीच में तीसरा हस्तक्षेप करने वाला देश माना जाता है। तो भारत की तत्कालीन सरकार ने नेहरू जी की अगुवाई में बकायदा कैबिनेट की मोहर के साथ जो फैसला लिया, उसी फैसले से ना केवल पाकिस्तान की उस नापाक मंशा को उसका बंटाधार किया, ढेर किया, अलबत्ता आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिर चाहे आप बात उस कत्लो गारत को एक जरिया बनाकर करें, कत्लो गारत हुई है, और ये भारतीय फौज ही थी जिसके आने के बाद, नहीं तो पता नहीं हालात कितने और बुरे हो जाते। ये भारतीय सेना ही थी जिसने आकर उस कत्लो गारत को रोका। तो बार बार इतिहास को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के मत पेश करें। अभिजीत जी, आपकी मंशा क्या है? क्यों हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करते हैं? आपकी मंशा कांग्रेस को या नेहरू, पंडित नेहरू की भूमिका पर संदेह खड़ा करना है? देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सत्य सत्य है। सत्य जगदीप जी चाहें या मैं चाहें या विनोद जी आप भी चाहें, सत्य कभी भी आप उसको झूठ में नहीं तब्दील कर सकते। और ये सत्य जो है वो इतिहास की किताबों ने अपने अंदर दर्ज किया हुआ है। अब मैं आपको हिस्ट्री के ऊपर कुछ और बातें बताना चाहूँगा। आपको एक चीज़ बताऊं कि महाराजा साहब जो थे वो सर विंस्टन चर्चिल की जो वार कैबिनेट थे उसके मेंबर थे। वो बहुत बड़ी बात होती थी उसमें, वो बहुत बड़ी बात थी उस समय। उनकी वार कैबिनेट के मेंबर होना अपने आप में, पूरे हिंदुस्तान में उस समय कोई नहीं था। केवल इकलौते महाराजा थे जो सर विंस्टन की वार कैबिनेट के भी मेंबर थे। उनको पूरे हुनर थे हर एक चीज़ का। उन्होंने उस समय कहा भी था कि मैं सक्षम हूं उनके साथ लड़ने के लिए हर एक चीज़ के, लेकिन नेहरू जी ने उन्हें रोक दिया गया। उसके बाद जब भारत की फौजें यहां पर आई और महाराजा ने अपनी मर्जी से विलय किया, ये कहना गलत है कि और जो ये बातें महाराजा के ऊपर करते हैं। महाराजा साहब के साथ नेहरू जी की पर्सनल क्या खुंदक थी, ये भी मैं आज आपके चैनल में बताता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हुआ इस तरह से था कि नेहरू जी महाराजा साहब की रियासत में बिना परमिशन के आ गए। जब नेहरू जी बिना परमिशन के आए, फिर भी महाराजा साहब का दिल देखिए, उन्होंने पूरे सम्मान के साथ उनको यहां से बाई एयर वापस रवाना किया, पूरे सम्मान के साथ। लेकिन जब हमारे बेचारे स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसी समय एनसी और कांग्रेस की हुकूमतें यहां चला करती थी, जब यहां पर वो आए तो उनको किस तरह से षड्यंत्र चलते, उनका यहीं पर कत्ल कर दिया गया।
ये फर्क था महाराजा में और ये फर्क था इनकी सरकारों के अंदर। हम जानते हैं आपकी मंशा क्या रही और क्या नहीं रही, आप क्यों चाहते थे, और ये आप चाहते थे सिर्फ और सिर्फ शेख साहब के कहने पर आप चाहते थे, क्योंकि शेख साहब नहीं चाहते थे कि नॉन कश्मीरी स्पीकिंग, आप निकाल के देख लीजिए जितना भी एरिया हुआ सब कश्मीरी स्पीकिंग एरिया है। देवा बटाला जहां के आप रहने वाले हो, आप बिम्बर गली और बाकी की जगह की बात कीजिए, सबके साथ आप में से कौन कश्मीरी बोलना जानता है? या आप गिलगित बल्तिस्तान से पूछ लीजिए कौन कश्मीरी बोलता है। वो केवल और केवल कश्मीरी स्पीकिंग एरिया को ही मिलाना चाहते थे, बाकी और क्योंकि नेहरू जी उनकी बताई हुई हर बात को चलते थे। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जब अयंगर जी को जब ये सौंपा गया, अभी 370 की जब बात करते हैं वो भी नेहरू जी के कहने पर और शेख साहब के कहने पर सारी की गई है। जब अयंगर जी ने नेहरू जी को कहा कि भाई साहब ये 370 का आप ये करने जा रहे हो, इसके अंदर तो शेख साहब ये इस तरह की चीजें रखना चाहते हैं, ये ना तो देश के हित में है ना हमारे हित में है। तो नेहरू जी अगले दिन फ्लाइट पकड़ रहे थे अमेरिका की, उन्होंने कहा जो शेख साहब बोलते हैं जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे लगा दो हर एक चीज को। एक गलती हो तो मैं इनकी आपको गिनाऊं, गलतियों पे गलतियां। अगर आपने ये गलतियां ना की होती तो आज गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे साथ होता। शायद आपको इतिहास नहीं पता होगा, मैं बताता हूं क्योंकि मैं कारगिल जाता रहता हूं, वहां पर उनके लोग हैं जो पार रहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आज भी जो पुरानी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो 2-3 रोटियां 4 रोटियां रात को एक्स्ट्रा बनाती हैं कि किस दिन हिंदुस्तान की आर्मी आएगी और इस पाकिस्तान और आईएसआई के षड्यंत्रों से हमें बचाएगी। यह है भाव उन लोगों का। लेकिन क्यों छोड़ दिए गए वो लोग? इसलिए छोड़ दिए कि उनको कश्मीरी बोलना नहीं आती थी, इसलिए छोड़ दिए गए। आपने हिस्ट्री में कितनी कितनी गलतियां की हम पूरी तरह से जानते हैं। एक और गलती बताता हूं आपको, ये गलती भी आपको याद होगा कि जब चीन के साथ हमारा, वो भी उन्हीं के टाइम पे चीन के साथ टग ऑफ वॉर शुरू हो गई थी, तो क्या कहा था नेहरू जी ने ऑन द फ्लोर? ये जो लाहौल स्पीति के एरिया जिन पर आपको बताना चाहता हूं आज 800 करोड़ की हींग उगती है साल की, जो हम पहले बाहर से लिया करते थे, उन सारे के सारे एरियाज को भी जब कहा गया ऑन द फ्लोर, नेहरू जी ने कहा करना क्या है उस एरिया को आपने रखकर, वो बंजर इलाका है, दे दो चीन को। अब ये भी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, जगदीप जी तो वैसे बड़ी जानकारी रखते हैं। नेहरू जी ने ऑन द फ्लोर कहा था कि भाई वो भी नहीं चाहिए एरिया, यानी कि क्या, अपनी मां अगर बंजर हो जाए, अपनी मां बूढ़ी हो जाए तो किसी और को दे देनी चाहिए। इस तरह का तो भाव था इस देश के लिए नेहरू जी के मन में। तो आपके जब अपने देश के प्रति आपका ऐसा भाव हो, भारत माता के प्रति जब ऐसा भाव हो, तो आप कभी भी अपने लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। इस हिंदुस्तान ने जो भी भुगता है आज तक, और आज तक जो हम भुगतते हैं उन्हीं लम्हों की गलतियों के कारण भुगते हैं, और वो लम्हों की गलतियां केवल और केवल नेहरू जी ने की है। लॉर्ड माउंटबेटन की आपने बात की, आजादी से ठीक 2 महीने पहले आप क्या करने गए थे? शिमला में छुट्टियां बिताने उनके लिए। देश इस समय किस चीज से गुजर रहा था? कत्लो गारत चल रही थी, हर एक जगह पर हो रही थी। एक दूसरे को इंसान का यहां पर खून का प्यासा बना हुआ था, और नेहरू जी 2 महीने की छुट्टियां बिता रहे लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। आप क्या वहां पर स्ट्रेटजी बना रहे थे? ये चीज जरा सोचिए। हम सब जानते हैं कि नेहरू जी के अंग्रेजों के साथ क्या संबंध थे। और आखिरी बात से मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। उन्होंने यही कहा था, ये नेहरू जी है तो अंग्रेज है, केवल जन्म से ये हिंदुस्तानी हो गए हुए हैं। ये अंग्रेजों ने कही उनके बारे में बात। चलिए जगदीप जी, जब हाउस के अंदर गृह मंत्री अमित शाह इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि पंडित नेहरू ने गलतियां नहीं ब्लंडर किए हैं, तब अधीर रंजन चौधरी भी वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने इसको कंट्राडिक्ट करने के बजाय उन्होंने कहा कि इस पर बहस होनी चाहिए एक दिन की। जो रिएक्शन कांग्रेस का आना चाहिए था हाउस के अंदर आया नहीं। ऐसा लग रहा था कि सदस्य मान रहे हैं कहीं ना कहीं गलती हो चुकी है, ऐसा लग रहा था। विनोद जी, ये माफ कीजिएगा, ये आपका एक दृष्टिकोण है जो आप बता रहे हैं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं इससे बढ़िया चुनौती और कोई हो नहीं सकती जब आप लोकसभा के अंदर खुली चर्चा के लिए सहमत हो, तैयार हो। अब मैं जरा ना अभिजीत जी को थोड़ा सा कुछ चीज़ें और इनकी जानकारी में इजाफा करना चाहूँगा। बार बार ये इतिहास का हवाला देते हैं और मुझे लगता है कि ज़्यादा ऊंचा बोलने से सच झूठ और झूठ सच नहीं हो जाता। पहली तो बात ये कि शेख अब्दुल्ला को मतलब आधार बनाकर ये बार बार कह रहे हैं कि जी वो नहीं चाहते थे कोई और किसी भाषी अलग भाषा के लोग जो हैं, बहुभाषी किस्म के लोग जो हैं वो इसमें जुड़े। तो देखिए, इतिहास ये भी बताता है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस जब ट्रेन के जरिए लाहौर की यात्रा पर नेहरू जी निकले थे तब शेख अब्दुल्ला साथ थे। हमें ये मानना पड़ेगा कि शेख अब्दुल्ला ने एक उस वक्त जो अहम तरीन देश के प्रति नामकरण जो अपनी पार्टी का बदल के उसको चेंज किया, वो ये बताता है कि वो किस सेकुलर सोच के मालिक थे। बाकी मैं फिर से ये दोबारा दोहरा दूं, यहाँ पर महाराजा के लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है। मैं महाराजा साहब के किसी फैसले पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा, क्योंकि जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़कर वो 40% के करीब जो रजवाड़े थे, जैसे मैंने पहले बताया 560 की मैंने आपको वो किस्सा भी सुनाया, ये उनका राइट था।
कि वो तय करते कि उन्होंने कहां जाना है। महाराजा का अगर ये फैसला था तो उसमें कोई गलत बात थी नहीं, लेकिन जब वीके मेनन यहां आए, जिनको भेजा गया, और वीके मेनन ने किताब में लिखा भी है, इसका जिक्र किया है कि महाराजा तो मिले नहीं और रामचंद्र काक ने भी कोई सही जवाब उनको दिया नहीं। अब बात यह है कि अगर महाराजा ये तय कर चुके थे कि वो एक तरह का डोगरिस्तान बनाना चाहता है तो उसमें कोई गलत बात थी नहीं, लेकिन सवाल यह था कि पाकिस्तान की जो नापाक सोच है उसमें कश्मीर जो है वो पहले दिन से चढ़ा हुआ था जिन्ना की नजरों में। वो चाहते थे कि किसी तरीके से कश्मीर पर काबिज हो, इसीलिए पाकिस्तानी सेना की सपोर्ट से ये हमला हुआ। अब बार बार नेहरू जी के उस दृष्टिकोण को, उनकी उस सोच को, जिसके चलते आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, बार बार सवाल खड़ा करना इनकी इस मानसिकता को दर्शाता है कि किसी तरीके से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाए, किसी तरीके से कांग्रेस पर सवाल खड़े किए जाए। लेकिन मैं विनोद जी एक चीज कहकर उसके बाद आप बात रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया अब्दुल्ला खानदान को सेकुलर होने का। नहीं, मैंने सेकुलर होने, देखिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आ रहा है जो शख्स, आपको ये तो मानना पड़ेगा ना। अपने मुफाद भी थे। नहीं, मफाद होंगे, मैं उससे इनकार कर ही नहीं रहा, लेकिन देखिए बार बार फिर ये उन्हीं के साथ सरकार में भी जाते हैं, आज ये सवाल खड़ा करते हैं। देखिए इतिहास अपनी जगह है विनोद जी, उस पर आपने भी तो बहुत बार सरकार उनकी टेम्पर की बिल्कुल बनाई है। मैं कह रहा हूं, हम उससे पीछे नहीं हट रहे। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, फिर से इसे समझना पड़ेगा। हर व्यक्ति जो उस वक्त अहम किरदार में था उसकी एक अपनी भूमिका थी। जैसे मैंने पहले कहा, मुखर्जी साहब भी तो उस कैबिनेट में थे, फिर क्यों नहीं उन्होंने इस्तीफा दे दिया? फिर क्यों नहीं वो कश्मीर मामले पर उस वक्त बोले? बाद में दिया किसी और मामले पर, लेकिन कश्मीर मामले पे नहीं दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आज अगर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो उस वक्त पटेल साहब जो है वो उधर व्यस्त थे। ये नेहरू जी की दूरदर्शिता थी, जिन्होंने ना केवल पहले चेता दिया कि पाकिस्तान हमला कर सकता है और बाद में भारतीय सेना को भेजकर जम्मू कश्मीर को भारत के साथ एक अभिन्न अंग के तौर पर जोड़ा। चलिए अभिजीत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखें, दो बातें यहाँ पर आती है। सबसे पहली बात ये कहना कि महाराजा साहब यहाँ डोगरिस्तान बनाना चाहते थे। महाराजा साहब का आपने शायद पढ़ा नहीं होगा। महाराजा साहब के बारे में पढ़िएगा जरा आपको। मैंने महाराजा साहब को पूरी स्टडी की। मुझे तो मैं जिस स्कूल से भी पढ़ा हूँ ना, हमारी तो पढ़ाई कमजोर है, स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, इतिहास को दोहरा रहे हैं जनाब, उसी बात को मैं बड़े प्यार से आपसे सब मैं भी प्यार से आप बीच में नहीं बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, दर्शक सुन पाएंगे और फिर वही डिसाइड करें कौन सत्य बोल रहा है और कौन अभी भी झूठ का हाथ पकड़ के बैठा हुआ है। देखें, सबसे पहली चीज समझिए, महाराजा कभी डोगरिस्तान नाम चाहते नहीं थे, ना डोगरिस्तान रखना चाहते थे, क्योंकि महाराजा साहब से बड़ा सेक्युलर कोई इंसान ही नहीं था। वो आज तक मैं बताना चाहता हूं, उनके लिए हिंदू मुसलमान दोनों उनकी दो आंखों की तरह थे। आपको शायद पता नहीं होगा, महाराजा साहब ईद ज्यादा हर्षोल्लास से मनाते थे, सभी ईदगाहों के अंदर जाया करते थे, सभी के सभी मस्जिदों के अंदर जाया करते थे। महाराजा साहब के अंदर जिसके अंदर कश्मीर के लोग भी है, जिसके अंदर कश्मीर के लोग भी, क्यों डोगरिस्तान नाम रखेंगे? यहीं से आपकी बात झूठी हो जाती है। दूसरी बात आती है, महाराजा साहब ने आपने कितनी इज्जत की थी, उसके बाद आपको याद होगा महाराजा साहब जब वहां से वापस आए थे तो उनके ऊपर बैन लग गया था कि आप दोबारा जम्मू कश्मीर कभी नहीं जाएंगे। यही नहीं, एक इंसान जो चाहता था मेरी जो राख होगी उस राख को पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है गिराया जाए, और उन्होंने इवन के उस समय के इंडियन एयरलाइंस को, इंडियन एयरफोर्स को पैसे तक जमा करवाए थे, लेकिन उनकी राख तक को आपने यहां नहीं आने दिया। आप महाराजा के सगे थे। किस तरह की बातें करते हैं जनाब, झूठ ना बोलिए। मैं तभी कहा, सत्य को आप जितना मर्जी आप झूठवाने की कोशिश करें, सत्य कभी झूठ नहीं बनता, और झूठ को जितना मर्जी जोर से आप बोल लीजिए वो कभी सत्य नहीं होगा। सच्चाई ये थी कि नेहरू जो थे वो महाराजा विरोधी थे। तभी आप देखिए यहां पर शेख साहब की छुट्टी हुई, लेकिन महाराजा साहब की छुट्टी कभी नहीं की गई आज तक। आपने महाराजा के खिलाफ कितना करके षड्यंत्र रचाए हैं, अभी तक नहीं भूले। जो आपकी सहयोगी पार्टी है, जिनका नेता अभी तक पिछले कहीं चंद 10-12 साल पहले कहता रहा कि आपने कंधे पर बिठाकर हमने महाराजा को यहां से बाहर निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। महाराजा के साथ हमारे सेंटीमेंट इसीलिए जोड़ा है कि उससे बड़ा कोई इंसान नहीं होगा। अगर हिंदुस्तान अगर आज आजाद है तो सबसे पहले इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर 1932 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस निकाल के देखिएगा, सबसे पहले अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी ने अगर हिंदुस्तान को आजाद करने की बात की थी तो महाराजा साहब ने की थी, जिसके कारण उनके खिलाफ षड्यंत्र अंग्रेजों ने बुना, और उस षड्यंत्र के अंदर नेहरू जी जो है पूरे हैंड इन ग्लव थे उनके साथ। हमें पूरी तरह से इतिहास अच्छी तरह से पता है, हम जानते हैं जम्मू के लोग, और हम वो डोगरे शूरवीर हैं। अरे इनका तो छोड़िए, इनका अभी तक डोगरों के खिलाफ इनका जहर, जो आपकी सहयोगी पार्टी इंडिया अलायंस में आप इकट्ठे बैठे हैं, उनका अभी तक जहर हमारे खिलाफ कम नहीं हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले इनका कोई वो कौन नेता था जो कह रहा था डोगरों को हमने घसीट के यहां से निकाला। ये तो इनका इतिहास है जिनकी आपने मदद की। तो आप किस तरह से सोच सकते हो, जो आज तक इनके नेता कह रहे डोगरों को घसीट कर निकाला, आप सोच सकते हैं किसी नॉन कश्मीरी स्पीकिंग एरिया को उस समय शेख अब्दुल्ला चाहता होगा कि हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया जाए? कभी भी नहीं चाहता था। ये सच्चाई को जब आप इतिहास को पढ़ते हो, आपका अपना प्रोवोकेटिव हो सकता है अपनी चीजों को बताने के लिए, लेकिन ये इतिहास कभी भी नेहरू जी को नहीं बख्शेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये तो 50,000 लाखों लोग तो मरे उस समय
जिन्होंने बेचारे जो चले गए इस दुनिया से पार्टीशन के कारण, लेकिन जो 50,000 अभी भी कश्मीर में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उसका भी कोई कसूरवार है तो आपके नेहरू जी हैं। तभी मैं कहता हूं लम्हों ने सदियों में सजा पाई और वो सजा हम पा रहे हैं, लम्हों की बहुत बड़ा नेहरू जी ने दिया है शेख अब्दुल्ला या अब्दुल्ला खानदान को सेकुलर होने का, और निरंतर उनके जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि पर अवकाश भी हम उठाते रहे हैं। क्या आपको याद विनोद नहीं जी, मैं फिर से हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन पर भी छुट्टी होनी चाहिए? विनोद जी, मैं फिर से इस मंच पर दोबारा बता रहा हूं, अपनी बात को फिर से क्लियर कर रहा हूं। मैंने एक चीज बोली कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस चेंज किया, जो बार बार सेकुलरिज्म की ये बात दुहाई दे रहे थे। मैं फिर से कह रहा हूं, महाराजा साहब की छुट्टी की ये बात करते हैं कितनी। एक मिनट अभिजीत जी, अब बात मुझे भी रखने दीजिए। एक मिनट अभिजीत जी, आप कर लीजिए। महाराजा साहब की छुट्टी कैसे हासिल हुई हमारे डोगरों को, ये सब जानते हैं, जगविदित बात है। हमारा यहां पर एक ही मोटिव था, एक ही सवाल था, जो मैं बार बार कर रहा हूं। यहां पर शेख अब्दुल्ला उस रोल में था ही नहीं कि उसकी बात इतनी बार की जाए। यहां बात हो रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की और नेहरू की, जिसके ऊपर ये बार बार नेहरू जी पे सवाल उठा रहे हैं। मैंने एक जवाब दिया कि ये नेहरू जी का दृष्टिकोण था। 1931 को शहीदी दिवस मनाते रहे। देखिए, अगर आप इस तरीके से इतिहास को पीछे लेके चले जाएंगे, फिर डिबेट को आप लंबा कर लीजिए। हम उसके ऊपर भी फिर गोलमेज पे भी बात कर लेंगे, फिर रेड क्लिफ पे भी बात कर लेंगे, फिर गुरदासपुर। देखिए, फिर बात तो जाएगी ना। तो मुख्तसर शब्दों में यह है कि नेहरू जी पर बार बार सवाल खड़ा करना, बार बार कश्मीर मामले पर नेहरू जी को कटघरे में खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इतिहास को तोड़कर पेश किया जाए। जगदीप जी, जब वो हैंडल कश्मीर खुद कर रहे थे तो डेफिनेटली बात निकलेगी, तो फिर दूर तक जाएगी। एक मिनट में आपको, मैं 1 मिनट में अपनी बात करता हूं। अरे मैं सिर्फ नेहरू जी को ही नहीं, मैं इनके सभी बाकी के उसके बाद आने वाले नेता, श्यामा जी को भी रखिए, मुझे मुखर्जी साहब को भी लीजिए। मैंने बोला अम्बेडकर साहब मैंने आपको कहा था उस कैबिनेट में, मैंने कहा मत बोलिएगा बीच में। मैंने कहा मुझे जरा जवाब नहीं मिलेगा मुझे बाद में। आपने कहा ना आपको टाइम दीजिएगा, विनोद जी इनको टाइम दीजिएगा, टाइमिंग तो करनी है। इसका जवाब दीजिए जो मैं बात बोलूंगा। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आई। इंदिरा जी आई, आप तो खुद कहते हैं मैं देव बटाला का रहने वाला हूं और मैं पीओजे के रेफ्यूजी हूं। जनाब, आपको पता है कि मंगला डैम कहां बना है? मंगला डैम आप ही की जमीनों के ऊपर बना है और उस मंगला डैम को वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस किया था, जिसके चेक आपके लोगों के बने थे। इंदिरा जी ने चेक नहीं लिए आपके वापस, और भुट्टो को यहां से मुबारक दे रही थी। बहुत मुबारक है कि हमारे लोगों के सीने पर मुंह उधलकर आपने मंगला डैम खड़ा किया। इस तरह के तो आपके नेता रहे हैं। इतिहास मत खंगालिएगा जनाब, बड़ा दुखदायी इतिहास है आपका। ज्यादा बोलूंगा तो अगली बार सही में शून्य आ जाएगा आपका। शुक्र करें 2-4 डिजिट में आप लोग। जी बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेल दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।